Okay, ji. Assalamu alaikum everyone, and welcome to another live discussion session. Since this is recorded and it will be shared on YouTube for later viewing, and for the larger audience as well who are not perhaps part of our essay crash course, so we'll keep the question answers towards the end of the session. Abhi ke liye we'll just quickly go through the lectures. इस particular lecture के अंदर we will be going through the practical guide to attempting literary essays. जो लिटरेरी एसेज हैं उनको किस तरह से अटेम्प्ट किया जाता है और उसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स क्या हैं वो देखेंगे हम लोग. सो स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट स्लाइड विच इज़ बेसिकली रिवाइंड. मैंने आप लोगों को आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी शेयर किया था कि यू शुड बी गोइंग थ्रू दिस पर्टिकुलर लेक्चर, जो कि हम लोग ऑलरेडी एक लिटरेरी एसे के ऊपर कर चुके हैं, ताकि आपकी एक थोड़ी बेस बनी हो. सो इफ़ यू वाचिंग दिस ऑन यूट्यूब एज वेल, आई वुड रिकमेंड कि आप ये वाला लेक्चर पहले देखें. आई विल बी शेयरिंग द लिंक ऑफ इट इन द डिस्क्रिप्शन. और फिर उसके बाद दिस लेक्चर वुड मेक मोर सेंस टू यू. ठीक है. तो स्टार्टिंग ऑफ विद लिटरेरी एसेज, हम लोग एक जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं कि एक्चुअली लिटरेरी एसेज होते क्या हैं. सो दे आर अ फॉर्म ऑफ एकेडमिक राइटिंग विच डेल्व इनटू द इंटरप्रिटेशन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ अ गिवन थीम, कोट और स्टेटमेंट. कि आपको एक गिवन कोटेशन दी जा सकती है, आपको एक फिलोसॉफिकल थीम दी जा सकती है, आपको एक फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट दी जा सकती है, और आपसे रिक्वायर्ड है कि आप उसकी जो है इंटरप्रिटेशन और एक्सप्लोरेशन करें, ताकि यू आर एबल टू अनकवर द डीपर मीनिंग्स एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट और कोटेशन. तो आपको जो होता है, जो लिटरेरी एसे की रिक्वायरमेंट आपसे की जाती है वो ये है कि आप एक तो जो स्टेटमेंट आपको दी हुई है उसको इंटरप्रेट सही तरीके से कर सकें, और फिर उसको एक्सप्लोर करें कि उसके डीपर मीनिंग्स क्या हैं और उसकी इम्प्लीकेशंस कहाँ पे नज़र आती हैं इन द प्रैक्टिकल स्फेयर ऑफ थिंग्स. ठीक है. तो इस हवाले से इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ ऐसे फ्रॉम व्हाट वी डन इन इन द प्रीवियस. हमारे जो भी 5-6 हम लोग एसेस कर चुके हैं, जो कि हैव बिन मोस्टली डिस्क्रिप्टिव और आर्ग्यूमेंटेटिव इन नेचर. लिटरेरी एसेज उससे थोड़ा डिफरेंट होते हैं. ठीक है. तो दिस इज़ बेसिकली एन ओवरव्यू ऑफ दैट कि आपका लिटरेरी एसे की डिमांड क्या होती है आपसे. इन द रेलम ऑफ कम्पिटिटिव एग्जाम्स, इसके अंदर जो चीज़ एक एग्जामिनर इसके थ्रू आपकी जज कर रहा होता है वो आपकी एनालिटिकल स्किल्स देख रहा होता है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग देख रहा होता है, और आपकी मास्टरी ऑफ लैंग्वेज देख रहा होता है. सो फॉर डिस्क्रिप्टिव एसेज, फॉर आर्गुमेंटेटिव एसेज, परहैप्स लैंग्वेज डज मैटर. आपको पता है कि जो हम लोग ब्रेक डाउन देते हैं जब आपकी एवेलुएशंस होती हैं, कि उसके अंदर एक लैंग्वेज का, एक्सप्रेशन का एक ब्रेक डाउन भी होता है. लेकिन इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, जो लिटरेरी एसे का कॉन्टेक्स्ट है, उसके अंदर आपका जो ग्रास्प ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज मैटर्स अ लॉट. तो आपकी ग्रामर, आपकी पंक्चुएशन, आपका एक्सप्रेशन अच्छा होना चाहिए. ठीक है. तो दैट डज प्ले अ पार्ट इन इन स्कोरिंग हायर मार्क्स. सो दैट इज़ विद इन द रेलम ऑफ कम्पिटिटिव एग्जाम्स की. इसके अंदर आपकी जजमेंट क्या की जा रही होती है, आपकी एनालिटिकल स्किल्स की, आप क्रिटिकल थिंकिंग की, और आपकी लैंग्वेज की. ठीक है. अब हम लोग आ जाते हैं कि प्रोसेस क्या है, एक जनरल प्रोसेस क्या है ऑफ क्राफ्टिंग अ लिटरेरी ऐसे. ठीक है. क्योंकि मैंने आपको बताया कि पहली स्लाइड के अंदर ही कि इट रिक्वायर्स एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टेटमेंट इटसेल्फ एंड देन अनकवरिंग द प्रैक्टिकल डायमेंशंस ऑफ इट. ठीक है. तो जो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको जो स्टेटमेंट दी गई है उसको डाइसेक्ट करना आना चाहिए. ठीक है. डाइसेक्शन से मुराद ये है कि आप उसको सही से समझ जाएं, उसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं, उसकी जो मेटाफॉर्स इस्तेमाल किए गए हैं, या फिर जो एनालॉजीज इस्तेमाल की गई हैं, उसको आप समझ सकें कि वो एग्जैक्टली किस चीज़ के बारे में बात हो रही है. ठीक है. हम लोग एग्जांपल्स के अंदर इसको ज़्यादा बेहतर डिटेल में देखेंगे, लेकिन फॉर दिस पर्टिकुलर स्लाइड आपको ये पता होना चाहिए कि you should be able to understand the statement, you should be able to dissect it correctly in the context that it is required. ठीक है. तो वो है. उसके बाद you should be able to formulate a clear thesis. thesis statement के ऊपर हम लोगों ने एक लेक्चर भी किया था. उसके बाद हम लोगों ने पिछले सारे एसेस के अंदर thesis के ऊपर एक स्पेसिफिक फोकस रखा है. so you should be able to articulate a clear thesis about that particular essay. उसके बाद फिर आप उस थीसिस को ही फर्दर एक्सपैंड करते हुए उसके अंदर एविडेंसेस देंगे, अपनी आर्गुमेंट बिल्ड करते हुए कंटेक्चुअल एग्जांपल्स देंगे, ताकि आपकी जो आर्ग्यूमेंट है जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक, उसको ज़्यादा सोलिडिफाई कर सकें. ठीक है. और फिर उसके बाद एक जो है वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्ग्यूमेंट दी जाती है विच वुड सपोर्ट योर ओरिजिनल इंटरप्रिटेशन के किस तरह से आपने उस टॉपिक को इंटरप्रेट किया. सो दैट इज़ व्हाट द रिक्वायरमेंट ऑफ अ लिटरेरी एसेज, एंड दैट इज़ हाउ यू गो अबाउट राइटिंग अ लिटरेरी एसे. ठीक है. तो ये 4 मोटे मोटे पॉइंट्स हैं. पिछला लेक्चर जो मैंने आपके साथ शेयर किया है टू वॉच अगेन, उसके अंदर हम लोग इसके अंदर ज़्यादा डिटेल में गए हैं. इसके अंदर विल जस्ट क्विकली रिवाइज दैट एंड देन मूव ऑन टू द प्रैक्टिकल एग्जांपल्स. ठीक है.
तो जी पहली एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक लेमनेड। दिस इज अ वेरी कॉमन कोटेशन। मैंने कहा सबसे पहला आपका स्टार्ट जो है टॉपिक वन इजी होना चाहिए, विच शुड बी ईजियर टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो अब हम लोग इसको डाइसेक्ट कर लेते हैं कि इसमें एक्चुअली बात क्या की जा रही है, और फिर उसके बाद उसको हम लोग किस तरह से प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो जो हम लोग अपने इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम लोग एक इंट्रोडक्शन को देखेंगे, किस तरह से आपके इंट्रोडक्शन में क्या एलिमेंट्स आएंगे, आपकी थीसिस में क्या एलिमेंट्स आएंगे, और आपके बॉडी पैराग्राफ्स में क्या एलिमेंट आएंगे। तो ओवरऑल आपका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होगा ऐसे का। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में तो आप एक जो है स्टार्ट लेंगे विद द कैची हुक स्टेटमेंट और एन एनेक्डोट विच इज़ रिलेटेड टू द सेइंग। ठीक है, उसके बाद यू विल इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट, आप इंटरप्रिटेशन अपनी इंट्रोड्यूस करेंगे, विच वुड बी के लाइफ इज़ ऑफन अनप्रडिक्टेबल एंड इट कैन प्रेजेंट चैलेंजेस। सो फॉर एग्जांपल आपका इसके अंदर जो लेमन्स की बात करी है वो डिफिकल्टीज और हार्डशिप्स हैं, तो आप ये बात कहेंगे अपने इंट्रोडक्शन के अंदर कि हाउ लाइफ इज़ अनप्रडिक्टेबल, इट कैन थ्रो लेमन्स टुवर्ड्स यू, बट इट्स ऑन योर पार्ट कि आप उस लेमन से क्या करते हैं, आप उसका लेमनेट बनाते हैं, विच इज़ कन्वर्टिंग दोज डिफिकल्टीज टू समथिंग पॉजिटिव। ठीक है, तो ये चीज़ है इस पर्टिकुलर पूरे ऐसे के अंदर जो रिवॉल्व करेगा आपका। सो दैट वुड बी योर एंटायर इंटरप्रिटेशन ऑफ द टॉपिक। अब उसके अंदर आप उसको फर्दर जब लेकर चलेंगे तो उसके अंदर एविडेंसेस वगैरह सब कुछ डालेंगे। ठीक है, तो थीसिस स्टेटमेंट फिर इसकी आ जाएगी, जिसका मकसद ये होगा विच कन्वेज द आइडिया ऑफ रेजिलियंस एंड ऑप्टिमिज्म इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। कि जो मेकिंग लेमनेड का जो आइडिया है दैट इज़ बेसिकली ऑफ शोकेसिंग रेजिलियंस टुवर्ड्स एडवर्सिटी, राइट। सो वो आप अपनी उसकी थीसिस स्टेटमेंट के अंदर प्रेजेंट करेंगे। और वन ऑफ द वेज यू कैन मेक थीसिस इज कि यू कैन आर्ग्यू फॉर adopting a positive attitude and making the best out of difficult situations, which can then further lead to personal growth and success. So when life throws you lemons you make lemonade, वो उसका आइडिया आपने समझ लिया, उसके बाद अपनी थीसिस में बता दिया कि हाउ यू नो जो लाइफ है उसके अंदर यू नीड टू बी resilient in the face of adversity, and how that resilience, that positive attitude can actually translate to personal growth and success. फिर आगे आप जो है उस चीज जो है फर्दर एक्सप्लोर करेंगे किस तरह से वो रेजिलियंस और किस तरह से वो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आते हैं। ठीक है, तो फिर बॉडी पैराग्राफ्स में आ जाएंगे। आपका पैराग्राफ्स के अंदर आप पहले इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोवर्ब थोड़ी और डिटेल में करेंगे, कि किस तरह से चैलेंजेस जो हैं वो लेमन्स हैं, और एक्ट ऑफ मेकिंग लेमनेड इज एक्चुअली अ मेटाफोर फॉर टर्निंग चैलेंजेस इनटू समथिंग पॉजिटिव। फिर आप कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स दे देंगे जिसके अंदर आप बताएंगे इंडिविजुअल्स की या सिचुएशंस की वे दे वर एबल टू इफेक्टिवली टर्न देयर एडवर्सिटी इनटू एन एडवांटेज। इसके अंदर स्टीफन हॉकिंग है और मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, आपको काफ़ी मिल जाएंगी। तो वो आप दे सकते हैं। फिर कुछ अगर आपके पास पर्सनल एनेक्डोट्स हैं वो दे सकते हैं लिटरेरी एसेज में अंदर, लेकिन दे शुड बी entirely relevant to the topic। को अपनी से कहानियां नहीं बनानी। सो पर्सनल एनेक्डोट्स आर अ बिट रिस्की, बट if they're relevant they can be introduced in the essay itself। ठीक है, हिस्टोरिकल इवेंट्स में से आप कुछ बता सकते हैं which would exemplify the philosophy behind the saying। और फिर उसके बाद आप जो है फाइनली एक्सप्लोर करेंगे प्रोएक्टिव अप्रोच, which can how this proactive approach can lead to personal growth and success। कि जब आप लेमन से लेमनेड बनाते हैं तो फिर आपकी ज़िंदगी के अंदर किस तरह से एक जो है पर्सनल ग्रोथ और सक्सेस का एलिमेंट आता है। सो दिस इज़ हाउ यू वुड जनरली स्ट्रक्चर योर ऐसे। ठीक है, हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग हम लोगों ने कर ली है पूरे ऐसे की, हम लोगों ने इंटरप्रिटेशन देख लिया इस टॉपिक की, हम लोगों ने देख लिया है कि इसकी बॉडी जो थीसिस है वो किस तरह से बनेगी, इसके बॉडी पैराग्राफ्स के अंदर किस तरह की एग्जांपल्स आप इंक्लूड कर सकते हैं, और हाउ आप इसका जो आपकी जो क्रिटिकल एनालिसिस होगी, विच इज़ अगेन क्रिटिकल एनालिसिस आपके इस टॉपिक की है कि हाउ वंस यू ओवरकम, वंस यू रेजिलिएंट इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी यू कैन अचीव पर्सनल ग्रोथ एंड सक्सेस। ठीक है, तो उसको फिर आप फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। सो दिस इज़ हाउ यू वुड अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर ऐसे। ठीक है, तो सिंपलिस्टिक है, आपको पता है कि ये कोटेशन भी आसान थी, तो इट्स ईजियर टू अंडरस्टैंड, सो इट्स ईजियर टू इम्प्लीमेंट। लिटरेरी एसेज आसान होते हैं इफ़ यू नो हाउ टू अटेम्प्ट देम, इफ़ यू नो the nuances of it, if you know the correct interpretation of the statement, and if you're able to provide good evidences and good examples in support of your interpretation। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत important होती हैं। I know people who have consistently only attempted literary essays क्योंकि उनके लिए आसानी होती है करना। So you shouldn't fear it, you should be able to CSS के अंदर यही बात होती है कि you should be preparing for the worst। So even if you're not perhaps comfortable with literary essays, आप अपना ज़रूर फोकस अपना argumentative और descriptive essays पर रखें, लेकिन लिटरेरी एसेस को completely इग्नोर ना करें, बिकॉज यू नीड टू बी प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट। अगर उस दिन पेपर के अंदर 10 में से 7 स्टेटमेंट्स लिटरेरी एसेज वाली आ जाएं और 3 स्टेटमेंट्स ऐसी हों जिनके ऊपर जो डिस्क्रिप्टिव इन नेचर हो पर perhaps आपके पास उतना कंटेंट ना हो उनके लिए, तो फिर
आप मुश्किल में होंगे, ठीक है। तो इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि यू प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट व्हेन यू प्रिपेयरिंग फॉर CSS। तो ये इसलिए आपको समझने की ज़रूरत भी है ऑफ लिटरेरी एसेस के होते क्या हैं, उनको किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं। तो जी पहला टॉपिक हमारा हो गया। अब हम लोग दूसरा टॉपिक देख लेते हैं। दिस इज अगेन फ्रॉम द पास्ट पेपर्स इटसेल्फ कि मॉडर्निटी इज़ एन अनएंडिंग प्रोसेस। अब इसके अंदर मॉडर्निटी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि किस तरह से जो आपकी एडवांसमेंट्स आ रही हैं टेक्नोलॉजिकल, वो उससे किस तरह से आपका जो मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस है दैट इज़ अनएंडिंग, ठीक है, ओके, वो कंटिन्यूसली चल रहा है। तो उसका अगर हम लोग ब्रेक डाउन देख लेते हैं लिटरेरी। इसके अंदर इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे कि मॉडर्निटी इटसेल्फ होती क्या है एंड हाउ इट्स नॉट अ फिक्स स्टेट बट एन ऑन गोइंग एंड इवॉल्विंग प्रोसेस, ठीक है। के बाद आप बता देंगे कि यू सी दिस एवोल्यूशन इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, कि आपको कंटिन्यूस चेंज जहाँ पे नज़र आ रहा होता है, ठीक है। तो ये आपकी इंट्रोडक्शन हो जाएगी। वो आपके सोसाइटी है, वो आपके कल्चर है, वो आपका जो है लिविंग हाउ यू लिव योर लाइफ वो है। तो उस सब चीज़ों के अंदर आपको एक कंटिन्यूस चेंजेस और एक कंटिन्यूस मॉडर्नाइजेशन नज़र आ रही है, ठीक है। तो दैट वुड बी योर इंट्रोडक्शन। पर योर थीसिस वुड बी based on the idea in which you will be arguing for the transformative nature of modernity. आप इसके अंदर discuss कर सकते हैं, again one of the ways you can discuss it, कि how technology, culture and societal norms are in a constant state of flux, shaping and reshaping the modern world। कि आपकी जो टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, उसकी वजह से आपका कल्चर और जो आपके सोसाइटल नॉर्म्स हैं वो किस तरह से ओवर टाइम चेंज होते रहे हैं, और एक मॉडर्न वर्ल्ड आपको जो नज़र आता है वो किस तरह से अभी भी कंटिन्यूस फ्लक्स के अंदर है, ठीक है। अब बॉडी पैराग्राफ्स अगर इसके देख लें तो आप इसका कॉन्टेक्चुअल पैराग्राफ के अंदर आप हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्निटी देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से प्रेजेंट डे तक हमारी क्या क्या एडवांसमेंट्स आई हैं, ठीक है। कि साइंस, टेक्नोलॉजी और सोशल स्ट्रक्चर्स के अंदर किस तरह से आपको चेंज नज़र आया है, और उसकी वजह से आपको मॉडर्निटी का कॉन्सेप्ट के अंदर चेंज नज़र आया है। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि हाउ मॉडर्निटी इटसेल्फ हैज इन्फ्लुएंस्ड कल्चरल नॉर्म्स, सोसाइटल वैल्यूज एंड इंडिविजुअल बिहेवियर्स। कि जो मॉडर्निटी आपको होती हुई दिखाई दी है उससे आपके कल्चरल नॉर्म्स, सोसाइटल वैल्यूज और इंडिविजुअल बिहेवियर्स ओवर टाइम किस तरह से इवॉल्व हुए, ठीक है। तो इसके अंदर आप स्पेसिफिक एग्जांपल्स दे सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल चेंजेस इन कम्युनिकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन ने किस तरह से आपकी जो है नेचर ऑफ मॉडर्निटी को में कंट्रीब्यूट किया। सो दैट इज वन वे यू कैन गो अबाउट दिस। Furthermore, आप कुछ challenges बता सकते हैं which the unending nature of modernity have posed, such as आपको constantly adapt करने की ज़रूरत है। अब जैसे for example आप example दे सकते हैं कि अभी जो the modern technological advancements of AI have posed certain challenges, और उसको address करने के लिए, उसको उसकी तरफ adapt करने के लिए has been a challenge for countries, has been a challenge for individuals। आपको deep fakes नज़र आते हैं, आपको fake news नज़र आती है। तो ये मॉडर्निटी का एक वो भी है, आप कह सकते हैं कि जो एक अनएंडिंग नेचर है उसके काफ़ी चैलेंजेस भी हैं। और फिर उसके बाद आप कुछ अपॉर्चुनिटीज़ बता सकते हैं एज एन एनेक्डोट, जिसकी वजह से आप थ्रू इनोवेशन, डाइवर्सिटी और प्रोग्रेस की तरफ जा सकते हैं इन दी इवॉल्विंग सोसाइटीज़। तो ये सारा आपका ओवरऑल मॉडर्निटी के हवाले से होगा कि मॉडर्निटी इटसेल्फ जो है वो किस तरह से एवोल्यूशन का एक पार्ट है आपका, जो है हाउ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैव ओवर टाइम impacted cultures and societies and individuals, how some of these evolution जो modernity की हैं that have posed challenges to humanity। इसके अंदर AI की example देख लियो, फिर how you can use this evolution of modernity for a positive force, जिसके अंदर आप innovation, diversity और progress की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। और फिर conclusion अगर आप देना चाहें तो उसमें ये होगा कि you would summarize the dynamic nature of modernity, और highlight the need for individuals and societies to embrace change and adapt to these new circumstances। और फिर आप finally जो conclusion के करेंगे would be कि you can conclude with a reflection on the potential benefits of an unending modernization process। कि आप continuously जो modernize कर रहे हैं, though it can pose challenges if you're not able to adapt to them, but if you are able to adapt to them तो आप एक बेटर फ्यूचर की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। एक क्लीनर ग्रीनर फ्यूचर की तरफ जा सकते हैं, एक मोर एफिशिएंट फ्यूचर की तरफ जा सकते हैं, एक हेल्दियर फ्यूचर की तरफ जा सकते हैं। सो दैट इज समथिंग दैट यू कैन एक्सप्लोर। अब इसके अंदर साइंस के अंदर आप डिफरेंट एलिमेंट्स देख सकते हैं ना, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट देख सकते हैं आप, AI के अंदर एडवांसमेंट देख सकते हैं, और देख सकते हैं कि किस तरह से इसके अंदर इनके थ्रू पॉजिटिव चेंज आ सकता है। So modernity is indeed an unending process, लेकिन this is a process that can be advantageous for humans as well, ठीक है। So that is the entire crux of this particular single statement, which is कि modernity is an unending process। तो ये
आपको इसमें नजर आता है. अब इफ यू हैव अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, तो आई वुड लव टू हेयर इट. यू कैन शेयर इट इन द कमेंट सेक्शन, या फिर अभी हम लोग जो पीपल हु आर पार्ट ऑफ द कोर्स इटसेल्फ, वो जो है इसको देख सकते हैं वंस वी हैव द क्वेश्चन आंसर सेशंस. ठीक है, तो मूविंग ऑन to the third topic, which is quite interesting, or which I believe could feature in the recent जो आपका है coming exams, which would be कि truth is lived not taught. ठीक है, तो इसको अगर हम लोग देखें कि स्टेटमेंट का मतलब क्या है और मकसद क्या है, तो सबसे पहले we need to define the concept of truth and its traditional association with teachings and knowledge, कि how truth जो है हमारे जो हम लोग समझते हैं कि ट्रुथ है, वो हमारे किस तरह से टीचिंग्स और नॉलेज के अंदर एम्बेडेड है, और वहाँ से हमें अंदाजा आता है. फिर उसके बाद आप इंट्रोड्यूस करें द आइडिया कि ट्रुथ इज नॉट मेयरली एन अंडरस्टैंडिंग बट समथिंग दैट इज एक्सपीरियंस इन लाइफ. ठीक है, तो जो ट्रुथ है वो इटसेल्फ सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं हो सकता. इट कैन नॉट जस्ट बी समथिंग दैट यू कैन हैव एन इंटेलेक्चुअल डिबेट अबाउट, बट इट शुड बी समथिंग दैट इज एक्सपीरियंस्ड एंड लिव्ड. ठीक है, फॉर एग्जांपल, ट्रुथ है कि करप्शन इज द मदर ऑफ ऑल इविल्स, बट यू कांट जस्ट हैव इट एज अ थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव कि हाँ भाई करप्शन बुरी है, इन राइटिंग आपने दिया हुआ है. यू शुड बी एबल टू एक्सपीरियंस दैट, यू शुड बी एबल टू इम्प्लीमेंट इट इन योर डेली लाइफ टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल इम्पैक्ट ऑफ द ट्रुथ इटसेल्फ. ठीक है, फिर उसके बाद आप थीसिस स्टेटमेंट अपनी डेवलप करेंगे कि हाउ द एक्सपीरियंशियल नेचर ऑफ ट्रुथ इज इम्पॉर्टेंट, और ये एम्फेसाइज करेंगे कि अंडरस्टैंडिंग एंड एम्बॉडिंग ट्रूथ रिक्वायर्स पर्सनल एंगेजमेंट एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. ठीक है, तो आपको जो ट्रूथ को असल में समझने के लिए यू नीड टू बी पर्सनली एंगेज विद इट एंड सीक आउट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इट. ठीक है, तो इट कैन नॉट जस्ट बी ट्रूथ इज अगेन नॉट दैट इज समथिंग दैट इज टॉट, बट इट इज समथिंग दैट इज lived. ठीक है, so that is what your thesis statement would revolve around, how you need to have a personal engagement with the truth, how you need to practically implement the truth to be for you to be able to understand it. तो ये हो जाएगी आपकी थीसिस स्टेटमेंट. उसके बाद आप जो है बॉडी पैराग्राफ्स के ऊपर आ जाएंगे कि हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन लर्निंग ट्रुथ्स एंड एक्सपीरियंसिंग ट्रुथ थ्रू लिव्ड एक्सपीरियंसेस. और उसके अंदर आप डिस्कस कर सकते हैं कि जो आपकी टीचिंग्स हैं, जो आपका नॉलेज है, दे कैन प्रोवाइड अ फाउंडेशन. मतलब आपको अगर कह दिया जाए अगेन कि करप्शन इज बैड, सो दैट कुड बी अ फाउंडेशनल इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन आपको दे सकती है. बट उस चीज़ की रियल अंडरस्टैंडिंग तभी आएगी जब आप उस फाउंडेशन को प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे इन रियल लाइफ सिचुएशंस. ठीक है, तो दैट इज व्हाट दिस एसे रिक्वायर्स ऑफ यू टू शोकेस कि हाउ ट्रूथ इज एक्चुअली एक्सपीरियंशियल, कि आपको उसको एक्चुअली इंप्लीमेंट करना पड़ता है. उसके बाद फिर आप एग्जांपल्स दे सकते हैं फिलोसफी, लिटरेचर, पर्सनल एक्सपीरियंसेस से, जहाँ पे आपको नजर आते हैं कि हाउ ट्रूथ्स आर बेटर इंटरनलाइज्ड व्हेन एक्सपीरियंस, के जब आप इन चीज़ों को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इंटरनलाइज कर सकते हैं उन ट्रूथ्स को, इंस्टेड ऑफ जस्ट टीचिंग देम इन क्लासेस. ठीक है, और फिर उसके बाद आप ये भी एक्सप्लोर करें कि किस तरह से ट्रूथ इटसेल्फ इज कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट एंड इवॉल्व्स एज सोसाइटीज चेंज, के जैसे जैसे आपकी सोसाइटीज चेंज होती हैं तो आपके ट्रूथ्स भी उस सोसाइटी के चेंज होते रहते हैं. सो इट्स वेरी ट्रू दैट इज सेड कि जो आपके ट्रूथ्स हैं वो हैं जो कि आप प्रैक्टिकली देखते हैं, नॉट समथिंग दैट यू लर्न इन थियरी इटसेल्फ, बट जो आपको प्रैक्टिकली चीज़ें नजर आ रही होती हैं वही आपकी सच्चाई बन जाती है. सो दैट इज हाउ हाउ दिस पर्टिकुलर ऐसे वुड पैन आउट. और फिर उसके बाद आप कंक्लूड कर सकते हैं ऑन बाय रिफ्लेक्टिंग ऑन द इम्प्लीकेशंस ऑफ वैल्यूइंग लिव्ड एक्सपीरियंस इन द परसूट ऑफ ट्रूथ, कि आप जब एक्चुअल एक्सपीरियंशियल लेवल पे ट्रूथ को देखेंगे तो वो आपको जो उसके बेनिफिट्स हैं वो फिर किस तरह से एक्रू कर सकते हैं. सो दैट इज बेसिकली हाउ यू वुड go about writing the essay for this particular statement. Again, it might be a little difficult to understand at first, so I would recommend कि आप एक दो दफ़ा इस लेक्चर को ज़रूर गो थ्रू करें. इसलिए मैंने इसको रिकॉर्डेड लिखा ताकि जो है जो आपके कन्फ्यूजन हो आप एक दफ़ा सुने. अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रही, यू कैन कमेंट एंड आई वुड बी देयर टू हेल्प यू फर्दर आउट. तो उस चीज़ का फिर हमारी जो डिस्कशन होगी दैट वुड एक्चुअली हेल्प अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स बेटर. बट मेन जो पर्पज़ है वो आपका ये है कि वो आपको एग्जाम्पल्स की सोल्यूशंस देना नहीं है, वो आपको है समझाना कि किस तरह से एक्चुअली लिटरेरी ऐसे अटेम्प्ट किया जाता है. ठीक है, प्रैक्टिकली किस तरह से अटेम्प्ट किया जाता है. सो दीज आर द बेसिक्स ऑफ द लिटरेरी ऐसे राइटिंग. अब हम लोग थोड़ा कंक्लूडिंग रिमार्क्स पे आ जाते हैं बिफोर वी मूव ऑन टू द क्वेश्चन आंसर सेशन. तो इसके अंदर ये है कि आपका जो फाइनल मेरे रिमार्क्स ये होंगे
कि एक तो आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ द टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. सो यू शुड बी एबल टू इंटरप्रेट द टॉपिक स्टेटमेंट clearly and correlate it with the context that it requires, ठीक है. उसके बाद फिर it is important कि you should use evidences, examples and well structured arguments to support your points in the essay. और इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप एक लॉजिकल फ्लो रखें पैराग्राफ्स के बीच में और एक कोहेरेंट स्ट्रक्चर दें थ्रू आउट योर एसे. जो मेरे साथ एवेल्युएशन सेशन अटेंड कर रहे हैं उनको अंदाज़ा है कि हम लोग स्ट्रक्चर के ऊपर कितना फोकस रखते हैं और हमारा जो आर्ग्यूमेंट का ओवरऑल स्ट्रक्चर है दैट फीचर्स हेविली इन आर एवेल्युएशन. तो ये अगेन मैं आपको वो रीइंफोर्स बात करवाना चाहता हूँ कि वो चीज़ आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है. And that would be the end of this session. Thank you so much for listening. आप मुझे Facebook और Instagram पे भी reach out कर सकते हैं. Do subscribe to this channel. And आप लोगों से जो YouTube पे हैं उनसे इंशाल्लाह दोबारा जल्द ही मुलाकात होगी. बाकी we'll move back to our question answer sessions. Okay जी, अल्लाह हाफ़िज़.